जय श्री राम। तो अब तक हमने क्या किया था, वैदिक ज्योतिष पढ़ा है। और वैदिक ज्योतिष में क्या है, बहुत वास्टनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अकेले वैदिक ज्योतिष के ऊपर जाएंगे तो हम 3-4 साल निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो है आपका प्रिडिक्शन ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि आप अगर सिर्फ थ्योरी करेंगे ना तो ठीक है, आप अपना कहीं ना कहीं ज्ञान दिखा सकते हैं सिर्फ हवाबाजी के लिए। लेकिन एक असली एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो एक अच्छी प्रिडिक्शन आपको करके दे। टाइमिंग ऑफ इवेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेरे जो वीडियोस रहेंगी ये मोस्टली आपकी प्रिडिक्शन ओरिएंटेड रहेंगी। बीच बीच में अगर मुझे कभी लगेगा कि हाँ इस टाइप की नॉलेज भी देनी चाहिए जो थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे पहली बार, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे चैनल विजिट किए थे स्टार्टिंग में, तब मुझे कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं मिला था और आज भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको प्रिडिक्शन ओरिएंटेड कंटेंट देता है। और जब आप बीच बीच में से कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आपको कोई ज़्यादा ज्ञान होता नहीं, उससे बेनिफिट होता नहीं है। बस आप अपना चार्ट देख लेंगे, इसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप प्रिडिक्शन के लिए जाएंगे वो चीज़ आपको काम नहीं आएगी। क्योंकि आपको क्या पता, आपने हमारे 10 वीडियो देख ली राहु के ऊपर, अब क्या उन 10 वीडियोज़ में रूल कवर हो जाएंगे सारे? जब आप सीक्वेंस वाइज चीज़ें देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्रोजेंट कौन सा, किस चीज़ की कौन सा रूल कब अप्लाई करना है। अब कोई सिर्फ बीच में से एक चीज़ उठा लेना, आप नोवेल पढ़ रहे हो, नोवेल में से कोई बीच में से एक पन्ना पढ़ लिया, तो क्या पूरी नोवेल की स्टोरी समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ 11th-12th का कोई एक लेसन देख लिया, वो भी एक कॉन्सेप्ट देख लिया, अरे मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन आपको अलजेब्रा ही नहीं आता, 6th से 10th का कंटेंट ही नहीं आता, तो उस मैथ का कोई यूज़ नहीं आपके लिए। बस ये आपके मन के बहलाने की बात है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आपका, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या चीज़ है कि वैदिक ज्योतिष बहुत वास्ट है। तो बेसिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। हर एक ग्रह के कारक तत्व क्या है, राशि के कारक तत्व क्या है, ठीक है। उसके बाद हर एक ग्रह का, 9 ग्रह का 12 राशि में क्या प्रभाव होगा, ये भी करवा दिया। फिर उसके बाद लगन लोड से लेकर, लगनेश से लेकर द्वादशेश तक अलग अलग भाव में उनका क्या फल होगा, यहाँ तक हम पढ़ रहे थे वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष में क्या होती है, भाव की प्रधानता होती है कि कौन से भाव का स्वामी कहाँ गया, या फिर किस भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि चतुर्थेश जो है 9वें भाव में गया तो एक राजयोग है। तो हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि कौन सा प्लेनेट गया और कौन सी राशि में गया, ना तो हमने राशि की बात की ना हमने प्लेनेट की बात की। लेकिन जो भृगुनंदी नाड़ी है ना, इसमें क्या है, ये प्लेनेट और राशि पे ज़्यादा जोर देती है और इससे क्या प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर, एक होते हैं नाड़ी के। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजर कौन बनेगा, जिसका जुपिटर प्रोमिनेंट होगा, 8th हाउस का संबंध जुपिटर से होगा, ठीक है, या स्कॉर्पियो राशि का संबंध जो है वो जुपिटर से होगा, या फिर एक्वेरियस का संबंध जुपिटर से होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या फिर लगन लॉर्ड जुपिटर है, लगन का संबंध जुपिटर से है, तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति वैदिक ज्योतिष की तरफ जाएगा, उसका इंटरेस्ट वैदिक ज्योतिष की तरफ ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर शुक्र ओरिएंटेड होगा, वीनस ओरिएंटेड होगा, 8th हाउस से शुक्र का संबंध, ठीक है, या फिर एक्वेरियस में या फिर स्कॉर्पियो में शुक्र का होना, ठीक है, 8th लॉर्ड शुक्र का हो जाना या 8th हाउस में शुक्र का बैठ जाना, ये सारी चीजें क्या करती है, भृगुनंदी नाड़ी, शुक्र का बुध के साथ बैठना, लॉजिकल कैलकुलेशन दिखाता है बुध का, ठीक है, मार्स के साथ बैठ जाना, ये भी भृगुनंदी नाड़ी को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो जुपिटर ओरिएंटेड है वो भृगुनंदी नाड़ी सीख नहीं सकते, वो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, बस ये बात है। सीखने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि भाव, ठीक है, भाव प्रधानता वैदिक ज्योतिष में है, और क्या बोलते हैं, राशि की प्रधानता जो है वो किसके अंदर है, राशि और प्लैनेट की प्रधानता है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए हम धीरे धीरे आगे इस सीक्वेंस को बढ़ाएंगे। आज भृगुनंदी नाड़ी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपको कोई भी प्लैनेट जुपिटर जैसे लगन में बैठा है, ठीक है, तो राशि कोई भी हो, ठीक है, स्टार्टिंग में हम राशि के लिए नहीं ले रहे, तो जो भी प्लैनेट आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं, लगने से बोलते हैं, ठीक है। दूसरा प्लैनेट मान लीजिए आपका क्या है, 5th हाउस में है, तीसरा प्लैनेट आपका 9th हाउस में है, तो एक ट्राइन बनता है, एक त्रिकोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि त्रिकोण बोलते हैं। तो जो ग्रह पहले भाव में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है और 9th हाउस में बैठा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोण में है, और इनको आपस में कनेक्ट माना जाएगा, कनेक्शन माना जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 3
तरह के त्रिकोण होते हैं, सॉरी 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 1, 5, 9 जो है वो धर्म त्रिकोण होता है, ठीक है, और 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 जो है काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण, ठीक है। तो अगर कोई प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के ट्राइन में, ट्राइन का मतलब त्रिकोण में, ठीक है, जो अगर आपको देखना है कौन सा ग्रह त्रिकोण में, हालांकि बिल्कुल बेसिक बात, हम इतना आगे निकल चुके हैं, त्रिकोण का तो पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। आपको ये देखना ना कि किसी ग्रह के त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह, तो उस ग्रह से गिनना शुरू कीजिए, जिस भाव में वो ग्रह बैठा वहां से 1 काउंट कीजिए, फिर वहां से फिफ्थ हाउस में जो होगा और 9th हाउस में जो होगा वो त्रिकोण में माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी के पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, 5th हाउस में सन है और 9th हाउस में मून है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन, मून और जुपिटर ये कंजंक्ट माने जाएंगे, ये एक दूसरे की युति मानी जाएगी, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें काम करेंगी भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए लॉजिक है इसके पीछे। वो लॉजिक क्या है कि जो 1, 5 और 9 हाउस होता है ना, ठीक है, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन तीनों की दिशा पूर्व दिशा मानी गई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सूर्य आपका बैठा है, शनि आपका बैठा है दिशा में, दिशा अगर आप देखें पूर्व दिशा में, शनि भी क्या पूर्व दिशा में बैठा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सैटर्न भी आपका पूर्व दिशा में बैठा है और सूर्य पूर्व दिशा में बैठा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए मरकरी जो है वो भी पूर्व दिशा में बैठा है, तो इनका भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब तीनों का कंबाइंड है, ठीक है, ये तीनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो एक तरीके से क्या है कि तीनों प्लैनेट साथ में है, क्योंकि ये तीनों ही पूर्व दिशा में बैठे हैं। अब 2, 6, 10 ये दक्षिण दिशा मानी गई है, तो इसमें जो ग्रह माने जाएंगे वो फिर कंजंक्ट माने जाएंगे, ठीक है। 3, 7, 11 पश्चिम दिशा है, तो 3, 7, 11 में जो बैठेंगे, अभी अब मैं भाव की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब 1, 5, 9 भाव जो है वो पूर्व दिशा मानी गई, इसमें जो बैठेंगे वो कंजंक्ट माने जाएंगे। 2, 6, 10 दक्षिण मानी गई है, इसमें जो ग्रह बैठेंगे वो कंजंक्ट माने जाएंगे। 3, 7, 11 पश्चिम दिशा है, इसमें जो ग्रह बैठेंगे वो कंजंक्ट माने जाएंगे। 4, 8, 12 उत्तर दिशा मानी गई, इसमें जो ग्रह बैठेंगे वो कंजंक्ट माने जाएंगे। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी में क्या है, ट्राइन को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए भृगुनंदी नाड़ी की जो फाउंडेशन है, बिल्कुल अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन फाउंडेशन क्या है, यही ट्राइन है, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट एक दूसरे के ट्राइन में है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन, कंजक्शन या फिर युति जिसको हम बोलते हैं, और उसका लॉजिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हम बात करते हैं 2, 6 और 10th प्रोग्रेशन की। मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है, ठीक है, वो कहीं भी बैठा है, इसके ट्राइन में कोई भी प्लेनेट नहीं है, ठीक है, और तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, अब प्रेफरेंस दी जाएगी मून से 2nd हाउस को, चंद्रमा से 2nd, 6th और 10th हाउस में हम जाएंगे। मतलब चंद्रमा जैसे ही आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा से जस्ट नेक्स्ट हाउस में क्या है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली हम मान लेते हैं, ठीक है, जुपिटर बैठा है 1st हाउस में, या चंद्रमा मान लेते हैं, चंद्रमा बैठा 1st हाउस में, ठीक है, और 5th हाउस और 9th हाउस खाली है, 2nd हाउस में बैठा है इसका जुपिटर, ठीक है। तो क्या होगा, जो ग्रह जिस भाव में होता है उसके ट्राइन में जो प्लेनेट होते हैं ना, वो दिखाते हैं उसकी उस प्रेजेंट मोमेंट की सिचुएशन, कि उस मोमेंट पे क्या हो रहा है। जो ट्राइन के ग्रह हैं, उन ट्राइन के ग्रह उसके प्रेजेंट मोमेंट पे प्रभाव डालेंगे, ठीक है। जैसे अगर वीनस जो है, शुक्र जो है, उसके ट्राइन में जो ग्रह होंगे ना, वो आपको क्या बताएंगे कि शादी के समय कैसी परिस्थितियां रहेंगी। जैसे वीनस के ट्राइन में मार्स है, ठीक है, तो हो सकता है कि शादी के टाइम पे बहुत सारे पुलिसकर्मी आपकी शादी को अटेंड करें, मार्शियन एनर्जी वाले लोग, स्पोर्ट्स एथलीट, ये वाले लोग आपकी शादी को अटेंड करें। या मूस के वीनस के ट्राइन में मून है, ठीक है, तो फीमेल एनर्जी, मदर एनर्जी, आपकी मौसी, बहुत ज्यादा बड़ी बहन, सब लोग आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। केतु है तो आपका नाना भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात हो रही है। जब हम किसी भी ग्रह से उसके दूसरे भाव को, 6ठे भाव को और 10वें को देखेंगे, अब दूसरे, 6ठे, 10वें को देखेंगे, क्यों देखेंगे, पहली बात तो यह है, जिस ग्रह से दूसरे भाव को देखेंगे तो ग्रह जब मूव करेगा तो अपने अगले भाव की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब जैसे ही ग्रह आगे चलेगा उसको कौन मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया ना, चंद्रमा पहले भाव में बैठा है और दूसरे भाव में जुपिटर बैठा है, तो चंद्रमा जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपको पता है जो प्लेनेट होते हैं वो पहले भाव से दूसरे भाव में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में ऐसे मूव करते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ा उसको क्या मिला, जुपिटर। अभी अभी हमने बात की थी कि जो ग्रह
त्रिकोण में बैठे होंगे वो कंबाइंड माने जाएंगे। इसलिए दूसरे भाव के त्रिकोण में कौन से होगा, छठा भाव होगा और 10वां भाव होगा। तो उसमें जो बैठे ग्रह हैं वो जुपिटर को भी प्रभावित करेंगे और फिर चंद्रमा जब दूसरे भाव की तरफ मूव करेगा तो उसको भी प्रभावित करेंगे। या आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि पहले भाव में चंद्रमा बैठा है तो पहला भाव जो है 5वें और 9वें से कनेक्टेड है, तो छठा भाव क्या है 5वें से दूसरा है और 10वां भाव 9वें से दूसरा है। तो जैसे ही चंद्रमा का प्रोग्रेशन आगे होगा उसको कौन मिलेगा, जुपिटर मिलेगा। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके कारक तत्वों को भोगेगा। हो सकता है कि जन्म के पश्चात उसको एक बहुत अच्छा गुरु मिले जो उसको योग की या अच्छी शिक्षा की तरफ लेके जाए, ठीक है। वहीं अगर मान लिया किसी को मान लिया पहले भाव में चंद्रमा है, दूसरे भाव में जुपिटर है और छठे भाव में राहु है, तो राहु और जुपिटर कंबाइंड है, ठीक है। हो सकता है उसको अच्छा गुरु ना मिले, उसको बरगलाने वाला गुरु मिले। जब बचपन में होगा तो उसको कोई मिसगाइड करने वाला गुरु मिल जाए। इस तरीके से चीजें काम करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए सूर्य आपका बैठा है उसके ट्राइन में, ठीक है। सूर्य 3rd हाउस में बैठा है तो उसे 7th हाउस में, ठीक है, और 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो अब हम कौन सा हाउस लेंगे, सूर्य से नेक्स्ट हाउस देखेंगे। इसका मतलब क्या, सूर्य जब आगे चलेगा तो उसको कौन सा घर मिलेगा, कौन सा प्लेनेट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया सूर्य 3rd हाउस में है तो उसको आगे जाके 4th हाउस मिलेगा। अब 4th हाउस में हम देखेंगे कौन सा प्लेनेट बैठा है और 4, 8, 12 में कौन से प्लैनेट बैठे, क्योंकि 4, 8, 12 का हम कंजक्शन मानेंगे। इसका रीजन पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस युति का जो रिजल्ट है वो मिलेगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग हम कैसे निकालेंगे अब, ठीक है। अब हमें ये तो पता चला कि जन्म के बाद वो उसकी तरफ मूव किया, लेकिन उसका रिजल्ट 1 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, ये कब पता चलेगा। उसके लिए थोड़ा सा डिग्री सिस्टम आता है, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं बस आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाइए। जब सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ना तो वहां पे फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको हो सकता है कि अरे डिग्री सिस्टम से टाइम का पता चल जाए, आज ही बता दे भाई। लगभग कोर्स को 2 साल होने लगते हैं, ठीक है। और आपको पता भी, आप जाके चेक करेंगे तो लाख लाख रुपए कोर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो बस इतना सा है कि आप पेशेंस से जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेंगे। 70-80% आपकी प्रेडिक्शन सही होंगी, ठीक है। अब आप देखिए एक स्टेप और आगे जाते हैं। मान लीजिए 2, 6, 10 में भी कोई प्लैनेट ना हो और 1, 5, 9 में भी कोई प्लैनेट ना हो। वैसे हालांकि बहुत रेयर चांस ऐसा कि नहीं, मतलब ऐसा मिल जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार मान लिया एक साथ सारे प्लैनेट बैठ जाते हैं एक ही भाव में, तो कोई सिचुएशन बन जाती है। तो उसमें फिर क्या करना है, आपको 3, 7, 11 लेना है, ठीक है। और अगर वाले ऐसा हो जाए बाई चांस कि 3, 7, 11 में कोई प्लैनेट नहीं है, फिर 4, 8, 12 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की बातें हैं, ये थोड़ी टफ चार्ट की बातें होती है, बाकी या रेयर चांस की बात होती है। तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं जनरली, ठीक है। तो चंद्रमा से 1, 5, 9 और 2, 6, 10, ठीक है, सूर्य से, तो ऐसे ही बुध से, ये क्या है, मतलब ऐसा नहीं कोई फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्बली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं रैंडमली। चंद्रमा मैंने आपको बताया था ना, अभी चंद्रमा मान लिया लगन में है, ठीक है, सूर्य 3rd हाउस में, तो वो चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं। अब देखिए हैंडलिंग मल्टीपल ट्राइन्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने आपसे डिस्कस की, उसमें सारांश यही है, जो ट्राइन के अंदर जो प्लैनेट होंगे वो कंजक्टेड माने जाएंगे, और जिस भाव से में प्लैनेट बैठा उससे अगले वाले भाव में जो ग्रह बैठा या उसके ट्राइन में जो ग्रह बैठे होंगे, अगले वाले भाव के ट्राइन में जो ग्रह बैठे होंगे वो कंजक्टेड माने जाएंगे और उनकी युति के अनुसार उसका फल मिलेगा। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम डिग्री सिस्टम यूज करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्या होगा, मान लीजिए 1, 5, 9 में भी ग्रह हैं और 2, 6, 10 में भी ग्रह हैं, तो अगर देखा जाएगा ना तो 1, 5, 9 में जो ग्रह होंगे उनका तो कंजक्शन माना ही जाएगा, और 2, 6, 10 में जो ग्रह है उनका आपस में कंजक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो पहले भाव में ग्रह है उसका जो फर्क है वो 2, 6, 10 वाले ग्रह के ऊपर भी पड़ेगा, या 2, 6, 10 में जो ग्रह बैठे हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो पहले वाले भाव के ग्रह के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1, 5, 9 में बैठे हैं गुरु, चंद्रमा और मंगल मान लेते हैं, ठीक है। और 2, 6, 10 में कौन है, फिर शुक्र, शनि और बुध मान लेते हैं। 2, 6, 10 में ये बैठे हैं, तो शुक्र, शनि, बुध की आपस में कंजक्शन है, ये एक दूसरे को इंपैक्ट करेंगे, कंजक्ट माना जाएगा, ठीक है। गुरु, चंद्रमा और मंगल 1, 5, 9 में ये आपस में कंजक्ट है। अब देखिए गुरु और चंद्रमा भी कंजक्ट है, गुरु और मंगल भी कंजक्ट है,
और गुरु और शुक्र भी कंजंक्ट माना जाएगा कि गुरु को कौन मिलेगा, शुक्र मिलेगा, तो वो भी कंजंक्शन माना जाएगा। लेकिन फल किसका मिलेगा, पहले फल मिलेगा जो उसके ट्राइन में है। गुरु, चंद्रमा और मंगल ये एक पाचनों में है, तो सबसे पहले इनकी युति का फल मिलेगा, उसके बाद इनका युति का फल बचपन में ही मिल जाएगा। लेकिन जो 2, 6, 10 में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे मैंने बताया ना, गुरु लगने बैठा है, आगे इसको मिला शुक्र, तो गुरु और शुक्र की युति होगी, लेकिन इसका फल जो है आपको आगे मिलेगा। फिर कंजक्शन का फल आपको जस्ट इमीडिएटली अब आफ्टर बर्थ मिलेगा, लेकिन जो 2, 6, 10 के ग्रह है उसको बाद में फल मिलेगा। हो सकता है जवानी में मिले, ठीक है, थोड़ा लेट बचपन में मिले, जवानी में मिले, या फिर बुढ़ापे में मिलेगा। वो फिर डिपेंड करता है डिग्री सिस्टम के ऊपर, ठीक है, लेकिन फल जरूर मिलता है। और यही ज्योतिष की गणना है, टाइमिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। तो कई बार लोग क्या पूछते हैं कि मेरी सूर्य और शनि की युति कैसी है, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, युति को 2 तरीके से पढ़ाता है, एक तो है सूर्य प्लस शनि और एक है शनि प्लस सूर्य। इसमें क्या डिफरेंस है, एक गवर्नमेंट जॉब का योग है, एक जेल का योग है, ठीक है। सूर्य प्लस शनि और शनि प्लस सूर्य में दिन रात का फर्क है। अब क्या है, डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भृगुनंदी नाड़ी में। आपको पता है कि आपके एक राशि में क्या होता है, 0 से 30 डिग्री होती है, तो कोई जो भी ग्रह आपको 0 से 30 डिग्री के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें डिग्री डायरेक्ट दे देते हैं कि सूर्य कितने डिग्री पे है, चंद्रमा कितने डिग्री पे है। अब मान लीजिए जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है और शनि है वो एक ही राशि में है, तो आपको उसकी डिग्री देखना है। अब मान लीजिए सूर्य की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है, सूर्य की डिग्री मान 10 डिग्री है और शनि की डिग्री 15 डिग्री है, तो क्या होगा कि जो ग्रह होगा 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ मूव करेगा। तो सूर्य 10 पे है और शनि 15 पे है, तो सूर्य शनि की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पिता जो है, सूर्य पिता को दिखाता है, शनि दुख दर्द पीड़ा सफरिंग को दिखाता है, तो पिता सफरिंग की तरफ जा रहा है, नेटिव के पिता को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसको पढ़ेंगे हम सन प्लस सैटर्न, सूर्य प्लस शनि। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा देगा, ठीक है। लेकिन अगर शनि की डिग्री कम है और सूर्य की डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब शनि जो है वो जा रहा है कहां पे, सूर्य की तरफ। हालांकि चार्ट में और कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं, लेकिन शनि प्लस सूर्य देखेंगे तो सफरिंग पीड़ा है वो गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपको रिलीफ किससे मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा। पैसे की सफरिंग है तो भी गवर्नमेंट से मिलेगी, और माने बीमारी है तो क्या पता आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इलाज मिल जाए। हालांकि चार्ट में और कॉम्बिनेशन भी देखे जाएंगे, लेकिन सरफेस लेवल पे शनि प्लस सूर्य इज फार बेटर देन सन प्लस सैटर्न, ठीक है। इस तरीके से डिग्री सिस्टम काम करता है। ऐसे चंद्रमा प्लस केतु, या और बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, सूर्य प्लस राहु है या राहु प्लस सूर्य है, ठीक है, दिन रात का अंतर है। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है, मतलब राहु जो है सूर्य को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि राहु रेट्रो चलता है, इसलिए क्या होगा, अगर राहु की डिग्री कम है और सूर्य की डिग्री ज्यादा, राहु की डिग्री 4 है, सूर्य की डिग्री 10 है, तो अब क्या है, राहु तो बैकवर्ड चलेगा, सूर्य उससे आगे निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है व्यक्ति के पॉपुलर होने का, प्रसिद्धि का, ठीक है, मैसिव फेम का, लीडर बनने का, पॉलिटिशियन बनने का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन वहीं पे क्या, या पिता को भी क्या करेगा, बहुत फेम दिलाएगा ये। लेकिन यही अगर सूर्य की डिग्री कम है और राहु की डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब राहु सूर्य की तरफ आ रहा है, अब क्या होगा, अब पिता को डी फेम मिल सकता है, ठीक है, पिता को बीमारियां मिल सकती है। अब राहु के जो नेगेटिव इंपैक्ट हो पिता को झेलने पड़ेंगे। दिस इज द पावर ऑफ डिग्री सिस्टम एंड भृगुनंदी नाड़ी। तो सिर्फ डिग्री देखने से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बहुत सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, ऐसी चीजों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब हम सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हमें चीजें समझ में भी आती हैं, ठीक है, और एक मार्ग खुलता है अच्छे रास्ते का। जब आप स्टेप वाइज काम करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रिडिक्शन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें, हर वीडियो में कुछ कुछ टेक्निक्स, कुछ सूत्र आपको बताए जाते हैं। जब आप इनको ग्रैब कर लेंगे ना, अगर आपके लिए सूटेबल है तो नोट्स बना के रखिए, उसको रिवाइज करिए कंटिन्यूस,
तो फिर आपको क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैंने भृगुनंदी नाड़ी स्टार्ट कर दिया है, आज का ये पहला पार्ट था, आगे हम इसको प्रोग्रेस करते रहेंगे, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी की कई सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। साइड वाइज मैंने मैरिज के लिए भी सीक्वेंस स्टार्ट कर रखी है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी करूँगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा मेरा एस्ट्रोलॉजी मास्टरी की जो सीरीज़ है ना, इसको आप ज़रूर देखिए। अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले मेरा पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए, तब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।